खबर की ओर, जहां भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास के बाद एक और बैंक पर पाबंदी लगा दी। हालांकि ये पाबंदी महाराष्ट्र के जालना जिले में मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर लगाई गई है। आरबीआई के मुताबिक उसने इस बैंक को कुछ निर्देश दिए हैं जो कि 17 नवंबर 2020 को बैंक बंद होने के बाद से 6 महीने तक प्रभावी रहेंगे। इन निर्देशों के अनुसार यह बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना कोई भी कर्ज या उधार नहीं दे सकेगा और ना ही पुराने कर्जों का नवीनीकरण या कोई निवेश कर सकेगा। बैंक पर नई जमा राशि स्वीकार करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वो कोई भुगतान भी नहीं कर सकेगा और ना ही भुगतान करने का कोई समझौता कर सकेगा। हालांकि आरबीआई ने पाबंदी का आधार नहीं बताया है। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में रिजर्व बैंक को पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में हो रहे कथित घोटाले का पता चला था। इस घोटाले के सामने आते ही आरबीआई ने बैंक पर पाबंदी लगा दी थी। बैंक को संकट से बचाने के लिए आरबीआई ने 24 सितंबर 2019 को पैसे निकालने पर एक सीमा या फिर यूं कह सकते हैं कि मोरेटोरियम लगा दिया था। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 घंटे के अंदर 2 बैंकों पर पाबंदी लगाई है। लक्ष्मी विलास पर तो पाबंदी लगाई ही थी, साथ ही साथ मुंबई के मनता कोऑपरेटिव बैंक पर भी आरबीआई ने पाबंदी लगा दी। और पहली पाबंदी आपको बता दें कि लक्ष्मी विलास बैंक पर लगी। किसी भी प्रकार के लेन देन से पहले आपको आरबीआई से परमिशन लेनी होगी और साथ ही साथ आरबीआई का ये एक बहुत बड़ा एक्शन है, वो भी 24 घंटे में। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश्वर जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। राजेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार उमंग जी। जी राजेश्वर जी, जिस प्रकार से आरबीआई का एक बहुत बड़ा एक्शन है, 24 घंटे के अंदर 2 बैंकों पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन पूर्व में भी हमने देखा था आरबीआई ने जब पंजाब कोऑपरेटिव बैंक पर जो पाबंदी लगाई थी, ठीक है, पाबंदी लगाना अपनी जगह आरबीआई का तर्क सही था। इन दोनों बैंकों पर पाबंदी लगाने का भी आरबीआई का तर्क बिल्कुल सही होगा, हम उस पर बात नहीं करते। लेकिन इन बैंकों पर पाबंदी लगाने से जिन भी लोगों का पैसा उन बैंकों में फंसा होगा, क्योंकि वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, लोगों के जमा पैसे बैंकों में जमा होते हैं और कईयों के छोटी छोटी जमा पूंजी वो कोऑपरेटिव बैंकों में ही रखते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में रखते हैं। अब इन कोऑपरेटिव बैंकों पर अगर एकदम से पाबंदी लगा दी जाएगी तो जैसा हमने पूर्व में देखा था वैसा ही कुछ ना कुछ, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी अब देखने को मिलेगा? देखिए उमंग जी, सच बात तो ये है कि जो कोऑपरेटिव बैंक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि छोटे छोटे जो डिपॉजिटर होते हैं, कि कोऑपरेटिव तो बेसिकली क्या है कि लोगों का खुद के कॉपरेशन से मिलजुल करके बनाई हुई एक बैंक होता है जी। दरअसल इसका जो अभी तक संचालन होता है वो स्टेट गवर्नमेंटें करती हैं। आरबीआई सिर्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी है इसमें जी, वो रेगुलेट करती है। तो अगर उसकी हेल्थ खराब हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक से काम कर पा रही है नहीं कर पा रही है, वो बहुत हद तक स्टेट गवर्नमेंट जो है पहले उसको पता चलता है या उसके जो मैनेजमेंट है उसको पता चलता है। अभी अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले ही आरबीआई ने कहा था, आरबीआई का था कि अब हम कोऑपरेटिव बैंक को भी डायरेक्ट अपने संचालन में लेना चाहते हैं जी। अभी उसकी कोई फाइनल आउटलाइन है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आरबीआई को भी लग रहा है जो कोऑपरेटिव बैंक है वो व्यावसायिक तरीके से, मतलब जो एक कॉमर्शियल या प्रोफेशनल तरीके से नहीं चल पा रही है। और वर्तमान परिस्थितियों में लगातार, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के कारण से अधिकतर जो बैंक, कहीं ना कहीं बैंक का जब पैसा आता है उसको कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है जी। वो लगाया हुआ पैसा डूब रहा है जी। बैंक को रिकवरी कम हो रही है, उसके कारण से नुकसान होता जा रहा है। उसमें एक प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है। बाकी बैंकों में तो क्या होता है कि बैंक कॉल मनी पे या दूसरे तरीकों से लेकर के पैसे एक दूसरे बैंक से कर्ज लेकर के टाइमिंग आरबीआई से बारो करके काम चला लेता है। कोऑपरेटिव बैंक के साथ वो भी दिक्कत है कि इस ढंग की फंडिंग उनको नहीं मिल पाती जी। नॉन फंड बेस्ड जो एक्टिविटी होती है, जैसे कि एलसी देना, इस ढंग के जो छोटे छोटे जिसमें नॉन फंड कहते हैं, गारंटी इशू करना, आज की डेट में क्या कोऑपरेटिव बैंकों के जो दूसरे सोर्सेस थे वो भी लगभग बंद हो रखे हैं। क्योंकि जो अब जो भी गारंटी मांगता है या एलसी खुलवाना चाहता है
वो सब कहते हैं आप किसी नेशनलाइज बैंक की बात करें या किसी बड़े प्राइवेट बैंक सेक्टर के बैंक की बात करें, जी इनके रिसोर्सेज सबके कम होते जा रहे हैं और कोरोना काल में उसका नुकसान डायरेक्टली इन पे पड़ रहा है। आरबीआई के पास भी मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा रास्ते नहीं होते हैं, कोई कानून है, कानून के तहत चलते हैं। इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक्ट अपॉन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को मनी इन्फ्यूज करनी चाहिए, चाहे वो इक्विटी के नाम से इन्फ्यूज करे, चाहे टेम्परेरी लोन के नाम से इन्फ्यूज करे, चाहे इंटरेस्ट फ्री लोन के नाम से यूज करे, चाहे सॉफ्ट फंडिंग के नाम से करे। जब तक गवर्नमेंट इसमें ऐड ऑन नहीं करेगी, जब तक कुछ गवर्नमेंट कम फॉरवर्ड नहीं होगी, तब तक इसका बहुत सुधार होने के उपाय नहीं है। और दूसरा, अफेक्टेड हमेशा 99% अफेक्टेड इन बैंकों में खास करके वो डिपॉजिटर होते हैं जिनके बड़े कम डिपॉजिट होते हैं और वो कोई अपनी शादी के लिए रखता है या कोई ऐसे कामों के लिए पैसे बचा के रखता है कि उसको कभी लगता है कि कभी कोई इमरजेंसी आ गई तो उस दिन हम उसका विड्रॉ करेंगे। और वो इमरजेंसी जिनके अब आती जा रही होंगी, आपने पंजाब बैंक का भी, पंजाब कोऑपरेटिव का भी नाम अच्छा लिया, क्यों आपने उसमें भी देखा होगा कई लोगों ने उसमें डिपॉजिट रखा था और कई लोग इस लालच में भी इसमें डिपॉजिट रख देते हैं कि गरीब की इनमें नॉर्मली 1 से 1.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है जो नॉर्मल बैंकों से, इस लालच में भी रख देते हैं। लेकिन जब उनको जरूरत पड़ती है तो बैंक लगातार परफॉर्म करने में फेल हो रहे हैं, वही बड़ा चिंतनीय विषय है। और इसका सारा इन बैंकों का कॉन्सेप्ट यही था कि गांव-गांव तक फैले रहेंगे, लोकल नीड बेस को काम करेंगे और उसको स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से मॉनिटर करेगा, देखता रहेगा और जो सेंट्रल बैंक के हस्तक्षेप जरूरत से ज्यादा नहीं होंगे अदर देन रेगुलेटरी और मॉनिटरिंग करने के अलावा। जी बिल्कुल राजेश्वर जी, कहीं ना कहीं आपने सही कहा और जाहिर सी बात है कि ठीक है आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी है और कहीं ना कहीं अगर वो इन पर बैन लगा रही है या पाबंदी लगा रही है तो वो उनका जो तर्क है वो बिल्कुल सही होगा, जैसा कि हमने शुरू में भी कहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो छोटी छोटी जमा पूंजी जो इसमें रखती है, उनका भी ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। फिलहाल राजेश्वर जी, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।